जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कोशिका झिल्ली से संबंधित जो तरल मोजाइक मॉडल था उसके बारे में पढ़े थे और वहाँ पर देखे थे कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा होता है। लिपिड जो है वो दो स्तरों में मौजूद होता है और उसके बीच बीच में प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो बिखरे हुए रूप में मौजूद होते हैं और बिखरे हुए रूप में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोजाइक बोलते हैं, तरल मोजाइक मॉडल बोलते हैं। फिर एक चीज़ और बताया गया था कि जो प्रोटीन की जो पार्श्विक गति होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, फॉस्फोलिपिड की जो तरलता होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा होता है। और लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा कोशिका झिल्ली के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो हेडिंग डालेंगे झिल्ली जीवांत जनन, झिल्ली जीवांत जनन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा, लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा कोशिका झिल्ली के निर्माण, कोशिका झिल्ली के निर्माण की प्रक्रिया झिल्ली जीवांत जनन कहलाती है, झिल्ली जीवांत जनन कहलाती है। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण जो हो रहा है वो लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा हो रहा है और उनके द्वारा कोशिका झिल्ली के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ना है। कोशिका झिल्ली हम आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली कई तरह के कार्य करता है, उसमें ऐसे बहुत सारे जीव जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता, तो उनके स्थान पर कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है, वहाँ पर कोशिका का निश्चित आकृति बनाता है, उनको आकृति प्रदान करता है। दूसरा अगर हम आप लोग को बताएं तो कोशिका झिल्ली जो होता है एक सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है। वो कोशिका द्रव जो होता है उसको सूखने से बचाता है और कोशिका द्रव के अंदर कई प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनको वो क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली जो है वो पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। दो कोशिकाएं जो होती हैं उनको अलग करने में सहायता भी कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली सिलिया एवं फ्लैजिला के निर्माण में सहायता करता है। कई तरह के इसके कार्य होते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग करेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य, इसमें पहला कार्य आता है, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। ऐसे जीव जिनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है तो उनके कोशिकाओं को आकृति प्रोवाइड करने का, विशेष प्रकार के आकृति देने का जो काम करता है वो कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। सेकेंड पॉइंट देखें तो कोशिका झिल्ली दो कोशिकाओं को पृथक करती है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। अगर मान लें कि ये कोशिका है और ये कोशिका है, ये दोनों कोशिका जो है वो एक दूसरे से अलग हैं और अलग दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों, इनके बीच में कौन आ रहा है, कोशिका झिल्ली आ रहा है। तो दो कोशिकाओं को अलग करने का जो काम करता है वो कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। अब ये कोशिका झिल्ली के अंदर वाला ये जो भाग होता है इसको कोशिका द्रव कहते हैं और इस कोशिका द्रव को सूखने से जो बचाने का काम है वो भी किसका है, कोशिका झिल्ली का। तो तीसरा फंक्शन हो जाएगा कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव को सूखने से बचाती है।
सूखने से बचाती है। अब ये जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म होता है, इसी में कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। इनको सेल ऑर्गेनल्स या इसको कोशिकांग कहते हैं। और ये जो कोशिकांग है, इन कोशिकांग को सुरक्षा प्रोवाइड करने का जो काम है वो भी किसका है? कोशिका झिल्ली का है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली आंतरिक कोशिकांग इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स को सुरक्षा प्रदान करती है, को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो उसका काम क्या है? वो सिलिया एवं फ्लैजिला के निर्माण में सहायता करता है। सिलिया हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो और जीव जो होते हैं उनके सतह पर मौजूद होते हैं और ये प्रचलन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, कई प्रकार के पदार्थों के मूवमेंट में सहायता करते हैं। तो उस जो सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण करता है वो कौन करता है? कोशिका झिल्ली। देख सकते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सिलिया एवं फ्लैजिला का निर्माण, सिलिया एवं फ्लैजिला का निर्माण करता है। और आखिरी जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोशिका झिल्ली जो होता है चयनात्मक प्रगमन झिल्ली होता है जो पदार्थों को चयन करता है और उसके बाद उनके परिवहन में, कोशिका के दोनों तरफ परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। इसका इम्पोर्टेंट काम है कि कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। ये कुछ कोशिका झिल्ली के कार्य हैं, इसको आप क्या करिए? नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, कौन से विधि द्वारा होता है और किन किन पदार्थों का परिवहन होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो लिंक डालना है कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन, कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन, कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन। इसमें पहला जो आता है वो होता है विसरण क्रिया, विसरण, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से, जिधर मात्रा उसकी अधिक होती है उधर से जिधर उसकी मात्रा सबसे कम होती है या कम होती है उधर की ओर गमन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण का सीधा सा मतलब है कि कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, उसको हम लोग विसरण, सीधा सा एग्जाम्पल है ऐसे समझने के लिए ले रहे हैं। ये जो है इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये यहाँ पर ये ग्लास है एक और ये खाली है, तो इसको हम लोग अगर पाइप से कनेक्ट करते हैं तो अगर आप देखें तो इसमें से जो लिक्विड भरा हुआ है ये लिक्विड अपने आप इसमें क्या होगा? जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्लास भी तब तक भरेगा जब तक दोनों की मात्रा क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? इधर से ये द्रव इधर मात्रा अधिक था तो इधर कह सकते हैं कि इधर सांद्रता अधिक है और इधर सांद्रता क्या है? कम है। तो जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप या स्वतः गमन करता है तो ऐसे क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण क्रिया कहते हैं। और विसरण क्रिया के द्वारा जो गैस होते हैं उनका क्या होता है? परिवहन होता है। कई पदार्थ जो होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण जो होता है किसी भी पदार्थ का एक जो गैस होते हैं उनका क्या होता है? विसरण होता है। तो ये इसमें लिख सकते हैं हम लोग विसरण क्रिया में जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है तो उसे विसरण कहते हैं। अब इसके द्वारा क्या होता है, जैसे गैसों का विनिमय का मतलब से हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो गैसों का विनिमय होता है या शरीर के अंदर जाने के बाद जो ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये सब किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। हम लोग जब भोजन पचता है तो उस पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी कौन सी क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। इसमें लिख सकते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये सब के सब जो होते हैं वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं परासरण। ऑस्मोसिस जो होता है वो विसरण क्रिया के समान ही होता है। दोनों में फर्क क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, मौजूद नहीं थे विसरण क्रिया में, जबकि परासरण में क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इस प्रकार से एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है। तो जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसके द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करती है, अगर बिना झिल्ली के गमन कर रहा है तो उसको विसरण कहेंगे। और जब कोई पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। या विसरण की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है, अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। और यही विसरण क्रिया किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पूर्ण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। तो इसको समझिएगा, इसको लिखिएगा, परासरण क्या होता है। जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करता है तो उसे परासरण कहते हैं। या इसी को और करके लिख सकते हैं, जब विसरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पूर्ण होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पूर्ण होती है तो उसे परासरण कहते हैं। और परासरण के द्वारा किसका परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे जल का परिवहन, इसको नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिवहन के लिए नेक्स्ट जो विधि आता है उसको बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन। इसका मतलब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई किसी भी पदार्थ का जो परिवहन होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होता है, तो ये अपने आप होता है और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। या कह सकते हैं कि ऐसी परिवहन जिसमें कि ऊर्जा को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे परिवहन को हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल समझे
कि ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ है और नल खोलते हैं तो पानी जो है वो अपने आप क्या होता है, नीचे आ जाता है और एक समय के बाद पूरा टंकी क्या हो जाता है, खाली जाता है। तो उसमें हम लोग को किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देनी होती है। तो इस तरह के परिवहन जिसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय। लेकिन उसका ठीक उल्टा, जब हमको टंकी को भरना होता है तो मोटर चालू करना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होता है और तब उसमें क्या होता है, पानी भरना होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जिसमें ऊर्जा देना पड़ रहा है उसको हम लोग सक्रिय परिवहन कहेंगे और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, निष्क्रिय परिवहन कर। इसमें लिख सकते हैं ऐसे परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता, ऐसे परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। या इसी को एक दूसरा तरीका से लिख सकते हैं कि ऐसे परिवहन जो सांद्रता के अनुसार होता है। सांद्रता के अनुसार होना का मतलब है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ऐसा परिवहन जो सांद्रता का अनुसार होता है अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जब भी कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा तो वो अपने आप जाएगा और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन बोलेंगे। इसको अब निष्क्रिय परिवहन जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसको कई भागों में बांटा गया है। निष्क्रिय परिवहन को या पैसिव को, यहीं पर पहला जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फैसिलेटेड विसरण या फैसिलेटेड डिफ्यूजन। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं ओस्मोसिस या परासरण। अभी जो हम लोग पढ़े परासरण। अब अगर हम लोग सरल विसरण देखें तो इसमें पदार्थों का जो परिवहन होता है वो फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। हम लोग कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर देखे थे और कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर में इस प्रकार से हम फॉस्फोलिपिड बनाए थे और इनके बीच बीच में इस प्रकार से प्रोटीन के चैनल थे, फॉस्फोलिपिड इस प्रकार से थे। तो अगर कोई पदार्थ जो है उसका परिवहन इस फॉस्फोलिपिड के द्वारा हो रहा है तो ऐसे परिवहन को हम लोग क्या कहेंगे, सरल विसरण बोलेंगे। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं इसमें पदार्थों का परिवहन फॉस्फोलिपिड द्वारा होता है। फॉस्फोलिपिड के बीच से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल विसरण बोलेंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, अध्रुवीय पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज मौजूद नहीं होता है, नॉन पोलर। इसको अंग्रेजी में नॉन पोलर बोलते हैं और नॉन पोलर का मतलब होता है जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। ऐसे पदार्थ को हम लोग अध्रुवीय पदार्थ बोलेंगे। और अध्रुवीय पदार्थ का हमेशा परिवहन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है कोशिका झिल्ली में और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल विसरण बोलेंगे। न्यूट्रल पदार्थ जो होते हैं उदासीन पदार्थ का मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो न्यूट्रल का भी मतलब वही होता है जिनके ऊपर कोई चार्ज जो होता है वो शून्य होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। और ऐसे उदासीन पदार्थों का जो परिवहन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, इसी फॉस्फोलिपिड के द्वारा हो रहा है। और यदि इसका परिवहन फॉस्फोलिपिड के द्वारा हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल विसरण बोलेंगे। नेक्स्ट जो होता है फैसिलेटेड, ये जो था फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड के द्वारा पदार्थों का परिवहन हो रहा था तो उसको हम लोग सरल विसरण बोले थे। अब ये है प्रोटीन के, जैसे चैनल हो गया, कैरियर प्रोटीन हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। तो इनके द्वारा अगर किसी पदार्थ का परिवहन हो रहा है प्रोटीन अणु के द्वारा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैसिलेटेड विसरण बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं इसमें
इसमें पदार्थों का परिवहन प्रोटीन अणु के द्वारा होता है। प्रोटीन अणु के द्वारा होता है। पदार्थों का परिवहन प्रोटीन अणु के द्वारा होता है। और जब पदार्थों का परिवहन प्रोटीन अणु के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है ध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय पदार्थ या पोलर। ध्रुवीय पदार्थ का मतलब होगा जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज मौजूद होता है, निगेटिव या पॉजिटिव साइन मौजूद होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग ध्रुवीय पदार्थ बोलते हैं। और ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं उनका परिवहन किसके द्वारा होगा, फैसिलिटेट प्रोटीन के द्वारा। और प्रोटीन के द्वारा जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट। ये प्रोटीन, इसमें क्या क्या होता है, इस प्रोटीन में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। चैनल लिख सकते हैं, चैनल प्रोटीन हो गया, कैरियर प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। तो ये चैनल और कैरियर प्रोटीन के द्वारा पदार्थों का परिवहन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट। और इसका एग्जाम्पल कौन हुआ, ध्रुवीय पदार्थ जिनके ऊपर क्या हुए होते हैं, चार्ज हुए होते हैं। बाद में आता है ऑस्मोसिस, और इसमें किसका परिवहन होता है, जल का परिवहन, ठीक है ना। जल के परिवहन को या कोशिका झिल्ली द्वारा जल के परिवहन को कोशिका झिल्ली द्वारा जल के परिवहन को क्या बोल सकते हैं, परासरण बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। जल के परिवहन को परासरण करते हैं। कोशिका झिल्ली के स्थान पर इसमें सीधा सा आप लिख सकते हैं विसरण द्वारा। एनसीईआरटी विसरण ही लिखा है, ये पेज नंबर 132 में मिलेगा आपको एनसीईआरटी के। तो विसरण द्वारा जो जल का परिवहन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन से पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा, कौन से विधि द्वारा होता है। अगर पूछा गया कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन से विधि द्वारा होगा तो सीधा सरल विसरण द्वारा। अगर आपसे पूछेगा कि ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं, पोलर सबस्टांस जो होते हैं, उनका परिवहन कैसे होता है तो फैसिलिटेट विसरण द्वारा। और अगर जल का परिवहन पूछे तो किसके द्वारा होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा होगा। तो ये इसको भी नोट करिए। इसके बाद हम लोग सक्रिय परिवहन पढ़ना है। इसके बाद आता है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग निष्क्रिय परिवहन और पैसिव ट्रांसपोर्ट देखे थे और उसमें बताए थे कि ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसका ठीक उल्टा ये होता है, ये ऐसा परिवहन होता है जिसमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के आयनों का क्या होता है, परिवहन। जैसे सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए। तो कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ इन आयनों का परिवहन होता है। और जब इन आयनों का परिवहन कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, सांद्रता के विरुद्ध होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय परिवहन बोलते हैं। और इसमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिख सकते हैं ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि इसमें पदार्थों का परिवहन जो होता है वो सांद्रता के विरुद्ध होता है। कहने का मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर लिख सकते हैं। इसमें पदार्थों का परिवहन सांद्रता के विरुद्ध होता है। सांद्रता के विरुद्ध होता है का मतलब होता है किधर से किधर, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि उच्च से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा था, लेकिन सक्रिय परिवहन में क्या होता है, निम्न से उच्च की ओर होता है। और इसलिए इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर देखें कि इस विधि द्वारा क्या होता है, इस विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के आयनों लिख सकते हैं। जैसे सोडियम आयन हो गया,
पोटेशियम आयन हो गया या कई और आयन हो गया, सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है ना, का परिवहन होता है, का परिवहन होता है। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं सोडियम एवं पोटेशियम पंप, सोडियम पंप एवं पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप। ये पंप शब्द जहाँ भी लिखा हुआ मिल जाए, सीधा सीधा क्या समझना है कि वहाँ पर कौन सा परिवहन हो रहा है, सक्रिय परिवहन हो रहा है। तो ये इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं। ये कोशिका है और कोशिका में ये अलग अलग पदार्थों का परिवहन दिखाया गया है। नंबर 1 जो है, उधर कोशिका के बाहर जो सांद्रता है वो 400 मिलीमीटर है, जबकि कोशिका के अंदर 30 मिलीमीटर है, और इस पदार्थ का जो परिवहन हो रहा है वो प्रोटीन के द्वारा हो रहा है। तो ये कौन सा विधि होगा ये आपको बताना है। सेकेंड जो है, सेकेंड में कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, तो ये कौन से विधि द्वारा होगा। थर्ड में परिवहन जो हो रहा है वो कम से ज़्यादा की ओर हो रहा है, तो ये कौन से विधि द्वारा हो रहा होगा, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है। और चौथा जो है वो वाटर का परिवहन बता रहा है, जल का परिवहन बता रहा है, तो ये विधि बताना है। तो अगर हम लोग पहला विधि देखें तो पहला में उच्च सांद्रता की ओर से निम्न सांद्रता की ओर कोई पदार्थ गमन करता है तो उसको विसरण करते हैं, और विसरण क्रिया को पूर्ण करने में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए प्रोटीन के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। तो पहला जो है वो निष्क्रिय परिवहन को बता रहा है, निष्क्रिय परिवहन। अब निष्क्रिय परिवहन के 3 टाइप, पहला था सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड था फैसिलिटेड, और थर्ड था ऑस्मोसिस। जो सरल विसरण क्रिया जहाँ पर बताए हैं वहाँ पर दिखाए होंगे ऑक्सीजन का परिवहन, उदासीन पदार्थ जैसे ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, सरल विसरण द्वारा। दूसरा किसके द्वारा होगा, सरल विसरण द्वारा होगा, सरल विसरण। अब तीसरा जो है, इसमें देखा जा रहा है कि इधर कोशिका के बाहर 40 मिलीमीटर है और कोशिका के अंदर 200 मिलीमीटर है, तो ये कम है, तो कम सांद्रता से किधर की ओर पदार्थों का परिवहन हो रहा है, उच्च सांद्रता के, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अगर पदार्थों का परिवहन होता है तो इसको पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसे परिवहन को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, सक्रिय परिवहन का है, सक्रिय परिवहन। और इसके बाद अगर देखा जाए फोर्थ, तो फोर्थ में जो जल का परिवहन हो रहा है, निष्क्रिय में हम ऑस्मोसिस जहाँ बताए हैं कि जब कोशिका झिल्ली के द्वारा या विसरण क्रिया द्वारा जब जल का परिवहन होता है, कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परासरण या ऑस्मोसिस। ये इस तरह से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है जीव द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, अंतःझिलिका तंत्र क्या होता है, और कोशिका के अंदर कई प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, उन सब के बारे में आगे इसके बाद हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ तक ये जो परिवहन वाला पोर्शन है, यहाँ तक आप इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो डाउट होगा उसको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद बाकी विषय जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।